प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 हिंदी विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीसी जो कि तीसरा सेट है, इस तीसरे सेट को हम देखेंगे। इससे पूर्व हम संकेतांक 801 बीए बीसी को हल कर चुके हैं, तो इसका हल आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से 801 बीए और बीबी सेटों का हल आप देख सकते हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी सेटों का एवं अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्रों का हल आप आसानी से देख सकें। तो बिना देर किए हुए हम आते हैं, देखते हैं सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों में, देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आप देख रहे हैं इसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। सबसे पहले तो ये जान लेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और ये विधा की बात करें तो ये आत्मकथा विधा है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न यदि हम देखें दूसरे प्रश्न में दिया है, हमारा दूसरा प्रश्न है कह रहा लिखि कागज कोरे रचना के लेखक हैं। लिखि कागज कोरे रचना के लेखक हैं, जिसका ऑप्शन ए कह रहा शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी प्रभाकर माचवे, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है लिखि कागज कोरे रचना के लेखक ऑप्शन डी अज्ञेय हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न यदि देखें तो देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना हम जानते हैं त्रिवेणी है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, देखिए चौथे प्रश्न में दिया है क्या हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हम जानते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसको श्री लाला श्रीनिवास ने लिखा है। इसमें ऑप्शन सी परीक्षा गुरु सही है। अब यदि हम पांचवें प्रश्न को देखें तो देखिए पांचवा प्रश्न दिया है केला शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन ए राय कृष्णदास, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम छठे प्रश्न को यदि देखें, छठे में देखने दिया है क्या रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बोधा देखने गलत है, धारानंद भी नहीं है, इसमें ऑप्शन सी मतिराम ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद यदि हम सातवें प्रश्न को देखें, सातवां प्रश्न है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए अवधि, बी केरा ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा को। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवीं में कह रहा छायावाद युगीन कवि हैं। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, सी कह रहा राधा कृष्णदास और डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है छायावाद युगीन कवि हैं महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है कनुप्रिया के रचयिता हैं। देख रहे हैं पूछ रहा है कनुप्रिया रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन ए निराला, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। हम जानते हैं कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दसवां प्रश्न देखने दिया है, दसवें प्रश्न में कह रहा नई कविता युग के कवि हैं। तो नई कविता युग के कवि शमशेर बहादुर सिंह, इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं, तो देखें 11वें प्रश्न में दिया है तेरा हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हम जानते हैं हास्य रस का स्थायी भाव, देख रहे हैं ऑप्शन ए हास, बी शोक, सी रति और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और देख रहे हैं शोक करुण रस का है, रति श्रृंगार रस का होता है, और तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। 12वां प्रश्न है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। हम जानते हैं जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप वर्णन हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हम जानते हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय चरण में पूछ रहा है, तो द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। 14वें प्रश्न में दिया है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग देख रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा अप तो गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी अभी भी नहीं है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं उप लिखा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद पूछ रहा त्रिभुवन में समास है। देख रहे हैं पहला शब्द संख्यावाची त्रि, इसलिए द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वें प्रश्न में दिया है
कह रहा ओष्ठ का तद्भव शब्द है। देख रहे हैं ऑप्शन ए में ओष्ठ लिखा है, बी कह रहा ऊठ, सी ओठ। तो ओष्ठ का तद्भव शब्द ओठ है, तो इसका विकल्प सी सही है। 17वां प्रश्न है, देखिए 17वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। देख रहे हैं ऑप्शन ए तो, बी कह रहा त्वई, सी कह रहा त्वत और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप त्वई है, तो विकल्प बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वीं में कह रहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6, डी 4। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वीं में कह रहा छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य होगा। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो ये कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में बदलना है, देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, बी कह रहा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, देख रहे हैं 20वें प्रश्न में कह रहा वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें अवयव पद कहा जाता है। इसमें देख रहे हैं हमारा विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि संज्ञा संज्ञा आप जानते हैं विकारी शब्द है, ये अविकारी नहीं है। सर्वनाम भी विकारी शब्द है। अविकारी शब्दों में देख रहे हैं पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, वो अवयव पद कहलाते हैं, तो इसमें विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये हमारा खंड आ के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। इसके बाद देख रहे हैं, यदि आप देख सकते हैं खंड बा के प्रश्नों को, खंड बा के केवल प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है, इनको देख सकते हैं। और इनको फिर देख रहे हैं जैसे पैटर्न पर दिया है, प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 गद्यांश होते हैं और दोनों गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख रहे हैं पहला आपका संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, एक ही पैराग्राफ है। दूसरा देख रहे हैं अथवा करके, और सब में 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक 2 अंक का, इस प्रकार से 6 अंक का ये आपकी गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। देख सकते हैं, पेपर देख लेंगे। इसके बाद दूसरे में आप देख रहे हैं पद्यांश पर आधारित भी 3 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 2-2 अंक का, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी आपका 6 अंक में मिलेगा। यहाँ भी देख रहे हैं 2 होते हैं, या तो पहले पद्यांश अथवा करके देख रहे हैं दूसरा पद्यांश दिया है। तो आप देख रहे हैं इस पहले पद्य की अगर बात करें सूरदास, तो ये सूरदास के पद से लिया गया है। अथवा में देख रहे हैं जो दिया है, देख रहे हैं दूसरा पद्यांश है, इस पर आधारित भी 3 प्रश्न हैं। तो आप कह सकते हैं ऊपर वाला या अथवा वाला जो भी आपको तैयार हो, इन 2 में से किसी एक पार्ट को आपको करना है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं संस्कृत गद्यांश से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए मिलता है, जिसका देख रहे हैं 3 + 2 बराबर 5 अंक होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 आपको गद्यांश मिलेंगे संस्कृत के, इन 2 में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना होगा। चौथा प्रश्न पद्यांश संस्कृत पद्यांश यानी संस्कृत के श्लोक पर आधारित मिलेगा, जिसका संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न होता है, 5वां प्रश्न, ये खंड काव्य पर आधारित है। बच्चे इसमें विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कौन से खंड काव्य के प्रश्नों को हमको करना है। तो इसमें आप ये समझ लें कुल 9 खंड काव्य हैं, जिनमें से देख रहे हैं काका गाघा करके इस प्रकार से दिया है, तो 8 या 9 खंड काव्य आपको मिलेंगे। इन खंड काव्यों में जिस जनपद में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उस खंड काव्य से आधारित 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। उन 2 में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, इस बात का ध्यान रहे। साफ-साफ देखिए लिखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे हम बात करें खंड का में देख रहे हैं मातृभूमि खंड काव्य है, इस पर आधारित देख रहे हैं 2 प्रश्न दिए हैं। इन 2 में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, जो तैयार है उसमें का आप उत्तर आसानी से लिख देंगे। तो जिन जनपद में मातृभूमि खंड काव्य चलती है, उस जनपद के बच्चे केवल इन्हीं 2 में से एक प्रश्न को करेंगे। इसी प्रकार दूसरा देख रहे हैं खंड का मुक्ति दूत खंड काव्य, तो मुक्ति दूत खंड काव्य जिन जनपद में चलता है, जैसे फतेहपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर यही मुक्ति दूत खंड काव्य ही चलता है। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो कि 3 अंक का होता है। देख रहे हैं गांधी जी का चरित्र चित्रण, ये लगभग हर सेट में आता है और हर साल पूछा जाता है। इसके पहले वाले सेट में भी देखा गया, ये चरित्र चित्रण आया था। और फिर देख रहे हैं तुमुल खंड काव्य, तो जिन जनपद में तुमुल चल रहा है, वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर देखें चौथा खंड काव्य है मेवाड़ मुकुट, तो मेवाड़ मुकुट जिन जनपद में चलता है, वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर देख रहे हैं अंगा नंबर पर कर्मवीर भरत खंड काव्य दिया है, तो जिन जनपद में चलता है, वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक का उत्तर देंगे। फिर देख रहे हैं जो छठा खंड काव्य मिलता है कर्ण खंड काव्य, तो जिन जनपद में चलता है, वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक का ही उत्तर देंगे। और फिर देख रहे हैं 6 नंबर जो कि 7वां खंड काव्य है ज्योति जवाहर, तो इस
खंड काव्य जिस जनपद में चलता वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद देख रहे हैं 8वां जय सुभाष, ये खंड काव्य भी जहाँ चलता वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी एक का ही उत्तर देंगे। फिर देख रहे हैं झा नंबर में अग्र पूजा खंड काव्य, तो जिन जनपद में चल रहा है वहाँ के बच्चे इन 2 में से किसी, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे 9 खंड काव्य मिलते हैं और इन 9 में से प्रत्येक खंड काव्य में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, उन 2 में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि देखा जाता है परीक्षा में कॉपी पेपर मिल जाती है, बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम इन 9 खंड काव्यों में से क्या हमको सम्यक से एक-एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो समझ नहीं पाते। तो ये ध्यान रहे कि आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उस पर आधारित जो 2 प्रश्न होंगे, उन दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि वहाँ परीक्षा में बच्चे पूछने लगते हैं, जबकि परीक्षा में सब पूछना अलाउ नहीं होता है। इसके बाद फिर देखें छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में देख रहे हैं का नंबर, ये किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए मिलेगा। आपको देख रहे हैं 3 + 2 यानी 5 अंक का, जिसमें जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न होता है। तो देख रहे हैं 4 लेखकों के नाम हैं, 4 में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो ये हमारा देख रहे हैं ये 5 अंक का प्रश्न होता है। इसी प्रकार इसका जो खा पार्ट है, देख रहे हैं निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 कवियों के नाम हैं, इन 4 में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी देख रहे हैं 5 अंक में दिया हुआ है। इसके बाद 7वें में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो बच्चों, ये मुफ्त का नंबर होता है, आप श्लोक 2-3 तैयार करिए, क्योंकि यदि एक ही तैयार करते हैं वही आपका पेपर में आ गया तो फिर समस्या होगी। 8वां 8वां एक आपका पत्र लिखने के लिए पूछता है, अपनी गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, और ये देख रहे हैं 4 अंक में होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वां प्रश्न हमारा, क्या निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, इन 4 में से जिन 2 प्रश्नों का उत्तर तैयार है, उन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक 1-1 अंक का मिलेगा। 10वां और अंतिम प्रश्न ये होता है जो कि निबंध का होता है और 7 अंक का होता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, इन देख रहे हैं 4 निबंध दिए हैं, इन 4 निबंध में से जो निबंध आपको बढ़िया तैयार है, जिसको आप लिख सकते हैं बढ़िया, इन 4 में से किसी एक निबंध को आपको लिखना है और देख रहे हो 7 अंक का होता है। आशा है कि आप आने वाले जो कक्षा 9 के बच्चे होंगे, वो पाठ्यक्रम का पैटर्न यानी पेपर का जो पैटर्न है, वो अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और इसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हिंदी के सभी सेटों का एवं अन्य विषय जो आगे मिलेंगे, गणित मिलने वाली है, गणित आप जानते हैं कि गणित ही हमारा विशेष रूप से सब्जेक्ट है, तो उसके सारे सभी सेटों का हल आपको मिल जाएगा। इसके बाद विज्ञान मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उससे लाभ ये होगा कि तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।